नमस्कार दोस्तों, 16 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल रोड सेफ्टी को लेके। रोड सेफ्टी इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, ह्यूमन लाइफ को ये कितना नुकसान पहुंचाता है, दिल्ली में क्या क्या इंटरवेंशन किए जा रहे हैं, कैसे वो इंटरवेंशन इफेक्टिव है, कैसे और इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई एक आर्टिकल है इन अबेयंस ऑफ सेक्शन 124 ए, अ प्रोविजनल रिलीफ। 124 ए को जो अबेयंस में रखा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेके यहाँ पे सुहरीत पार्थसारथी साहब अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ये एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग मद्रास हाई कोर्ट में। लीगल की इनको काफी अच्छी नॉलेज है, चूंकि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में 124 से सेडिशन लॉ के बारे में ये क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक स्प्लिट वर्डिक्ट के बारे में यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है मैरिटल रेप को लेकर। मैरिटल रेप से रिलेटेड हम काफी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, एक अलग से वीडियो बनाई थी, एडिटोरियल करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर नाटो यूक्रेन वॉर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, यूक्रेन रशिया वॉर के रिस्पेक्ट में, तो अब दो कंट्रीज फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पे बिल्कुल आमादा हो रहे हैं कि नाटो ज्वाइन कर लो। इससे जो सिचुएशन है वो और डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, इसको देखेंगे। और रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने ये जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को चेंज किया है, इसको चेंज करने की वजह क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पेरियूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस निकल के आया है, उसको मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एडिटोरियल डिस्कशन। सबसे पहले जो सेक्शन 124 ए को अबेयंस में रखने वाली बात बोली ना सुप्रीम कोर्ट में, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाती है। जैसे सुबह जो करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वन लाइनर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे एक्टिव है, उसको दबा के हेल्प कर सकते हैं। तो इफ पॉसिबल फॉर यू, क्लिक द ज्वाइन बटन एंड सुपर थैंक्स बटन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने एसजी वोम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो 3 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, जो बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे सीजीआई एनवी रमन्ना साहब, इसने यहां पे क्या डिसीजन दिया कि भाई 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड के ऑपरेशन को टेम्पररली सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब यहां पे अब इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124 ए के अंदर नई एफआईआर फाइल नहीं हो सकती है, और जो पुरानी एफआईआर है उसमें तुरंत बेल दी जाएगी। हालांकि सेक्शन 124 ए के साथ इंडियन पीनल कोड का कोई दूसरा सेक्शन भी लगाया गया है, जो कि नॉर्मल कर केसेस में लगाया जाता है। एक केसेस में केवल एक पीनल कोड के सेक्शन के अंदर कार्रवाई नहीं चलती, 3-4 के अंदर चलती। तो उस केस में केस टू केस बेसिस पे जो जुडिशरी वो डिसाइड कर सकता है बेल देना है या नहीं देना है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सेक्शन 124 ए को लेके अलग अलग सरकारों की, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय रही है। ये बात तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो सेडिशन लॉ है ये कॉलोनियल एरा का एक रेलिक है। आज के सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में ये बिल्कुल भी जायज नहीं बैठेगा। इसीलिए जितनी भी पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स और प्रोसीडिंग है जो सेक्शन 124 ए को कंसर्न करती हैं, उनको यहां पे होल्ड पे रख दिया गया है। क्यों होल्ड पे रखा गया है? क्योंकि केंद्र की सरकार ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया कि हम रिकंसीडर कर रहे हैं सेक्शन 124 ए को। यहां पे कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि केंद्र की सरकार फिर से इसके ऊपर सुनवाई करेगी। हालांकि फिर ये जजमेंट भी निकल के आया कि भाई केंद्र की सरकार पार्लियामेंट के बिहाफ पे कैसे बोल सकती है। ये सारे लीगल पॉइंट्स मैंने पहले के करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं। बहरहाल, यूनियन गवर्नमेंट के एफिडेविट के आधार पर कि भाई भारत सरकार जल्दी ही नियम कानून लाके 124 को री एग्जामिन करेगी, तो जब तक ये री एग्जामिन नहीं हो जाता तब तक दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि भाई ओवरऑल आप इस सेक्शन 124 ए को अप्लाई होने दो, दूसरा इसको सस्पेंड कर दो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। टेक्निकली देखा जाए तो सेक्शन 124 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना यहां पे ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि 1962 में, 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 5 बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये बोला था कि भाई जो सेडिशन है वो सही है। ठीक है ना। हालांकि सेडिशन की एप्लीकेबिलिटी को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट किया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में बोला था कि भाई पब्लिक ऑर्डर जब तक
डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जब तक सीधे सीधे वायलेंस नहीं हो रहा है, तब तक आप सेक्शन 124 ए को यूज नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब संविधान को बनाने की बात की जा रही थी, उस समय पे बहुत सारे आप कह लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स ने इस सेडिशन लॉ के अगेंस्ट बात की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला गया कि सेडिशन लॉ के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी को ट्राई किया गया है, गांधी जी को ट्राई किया गया है। तो के एम मुंशी साहब ने आर्ग्यू किया कि किसी भी हिसाब से सेडिशन नाम का शब्द भी संविधान में रहना सही नहीं है। 124 ए अगर इंडियन पिनल कोड में रहता है तो एक गलत होगा, लेकिन फिर भी जैसे ना तैसे करके 124 ए को हटाया नहीं गया। शायद इसकी वजह ये रही होगी कि भाई देश नया नया बना था, नए नए रजवाड़ों और प्रोविंसेस को भारत संविधान के संघ में इंक्लूड किया गया था। आपको पता ही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया बना, पाकिस्तान बना, प्रिंसिपैलिटीज को बोला गया कि या तो इंडिया में जुड़ जाओ या पाकिस्तान में जुड़ जाओ। तो भाई इंडिया में नई नई प्रोविंसेस जुड़ी थी, उनको प्रिवी पर्सेस दिए गए थे, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे। वो प्रिविलेजेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल थे नहीं, कभी ना कभी हटने थे। तो आगे आने वाले समय में इन प्रोविंसेस की तरफ से भारत सरकार के अगेंस्ट बात ना आने लगे, इसलिए शायद सेडिशन लॉ को यहाँ पे जिंदा रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देश की अखंडता के अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलेगा तो सेडिशन को हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे। हालांकि यहां पे अब सेडिशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा, केंद्र की सरकार के द्वारा भी और बहुत सारी अलग अलग राज्य की सरकार के द्वारा भी, और ये 1950 से होता आ रहा है, अभी की बात नहीं है ये। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो 1950s में ही दो अलग अलग हाई कोर्ट ने सेक्शन 124 ए को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बता दिया। मतलब 1950 में 1950s में ही दो हाई कोर्ट में सेक्शन 124 ए से रिलेटेड केसेस पहुंचे और बोल दिया गया इन हाई कोर्ट्स के द्वारा कि भाई ये जो सेक्शन 124 ए है वो फंडामेंटल फ्रीडम्स को वायलेट हो रहा। तो उस समय पे ही बहस उठी कि 124 ए को हटा देना ही ठीक है। लेकिन फिर 1962 में केदारनाथ सिंह वाला जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124 ए को सही बोल दिया। लेकिन फिर बात घूम फिर के यहीं आ जाती है, जो 1962 का केदारनाथ सिंह वाला जो जजमेंट था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया गया है। ये बोला गया कि जो केदारनाथ सिंह जजमेंट जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट है, ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, ये फंडामेंटली वेग है। गलत तरीके से सेडिशन को क्रिमिनलाइज करके लोगों को, खासकर गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो कुछ भी बोल रहा है उसको यहाँ पे सजा वगैरह दी जा सकती है। प्लस ये जो सेडिशन लॉ है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। अगर आपको सेडिशन लॉ के अंदर जेल में डाला गया तो आपको बेल मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। अगर सेडिशन का लॉ आपके ऊपर लगा तो एक प्रकार का एंटी नेशनल होने वाला लॉ लगता है, आपको बेल भी नहीं मिलती है, और इन सब चीजों में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको सफर करना पड़ सकता है। और खास बात यह कि 1973 से लेकर अब तक सेडिशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया। मतलब सेडिशन का इल्जाम अगर आपके ऊपर लगा है, मान लो सरकार के अगेंस्ट आपने कुछ बोला, अब आपने कितना सीरियस बोला कितना सीरियस नहीं बोला वो एक अलग बात है। यहाँ पे सरकार केंद्र राज्य दोनों है। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र की सरकार सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करती है, राज्य की सरकारें भी करती है। तो मान लो सरकार के अगेंस्ट किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी ने कुछ बोल दिया, एक्टिविस्ट ने, अब उस केस में कोई एफआईआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर सेडिशन के चलते एफआईआर या कोई कंप्लेन हो गई तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट के अरेस्ट ऑर्डर का इस्तेमाल इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे जाके उसको अरेस्ट कर लो। मतलब सेडिशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस कैटेगरी में आता है। ऐसे ऑफेंसेस में बिना किसी, आप कह लो, मजिस्ट्रेट के अरेस्ट ऑर्डर के आपको सीधे उठा के जेल में धर दिया जाएगा। समझ गया? और बेल मिलनी भी आपको यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रिफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेक्शन 124 ए यहां पे ओवरऑल इस पर्टिकुलर लॉ को अबेयंस में रख दिया है। हम यहाँ पे सुहरीत पार्थसारथी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई इसको अबेयंस में रखने की क्या जरूरत थी, ये सेक्शन 124 ए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए था। लेकिन देखिए सिंपल बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया, केदारनाथ जो बेंच थी वो 5 जजेस की थी। तो इस 5 जजेस की बेंच के डिसीजन को ओवर रूल करना है तो कम से कम 5 जजेस की ही बेंच यहाँ पे बननी चाहिए। तब तक आप सेक्शन 124 ए को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एश्योरेंस पे, जहां पे सरकार ने ये बोला है कि हाँ भाई सेक्शन 124 से करंट सोशल मीडिया में सही नहीं बैठता, इसको हटाना सही है, इस कंटेक्स्ट में सरकार के सबमिशन के बेसिस पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है भाई हम इसको अबेयंस में रख रहे हैं, मतलब हम इसको सस्पेंशन में रख रहे हैं। तो जिनके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है उनको बेल दो, उनकी इंक्वायरी को रोको,
और नए केसेस हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार फाइल नहीं करेंगी अंडर सेक्शन 124 ए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात को यहां माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये डिपेंड करेगा राज्य की सरकारों पे और केंद्र की सरकारों पे। तो ये ओवरऑल यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन एक और चीज कही जा रही है, देखिए सेडिशन लॉ को आप 124 ए के अंदर अगर आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम नहीं भी लगा सकते हो, तो भी सरकार के पास बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ये एक्ट भी उतने ही स्ट्रांग है, उतने ही खतरनाक है जितना सेक्शन 124 ए है। तो भले ही सेक्शन 124 ए को सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकारों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी दूसरी तरीके से लोगों को रोकने की, उनकी फंडामेंटल फ्रीडम को वॉयलेट करने की। सरकार के पास अभी भी बहुत से लीवेज, बहुत से आप कह लो एंगल्स खुले हैं जिससे वो लोगों को पकड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक हॉलिस्टिक जजमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देने की जरूरत थी, जहां पे इक्वालिटी, जस्टिस और फेयरनेस आए। फिर यहाँ पे सूरित पार्थसारथी साहब बोल रहे हैं कि 124 को बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने की जरूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया नहीं है, इसको अबेयंस में रखता है। अब बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार कोई रिफॉर्म लॉ लेके आए। लेकिन सुहरीत पार्थसारथी साहब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सरकार की तरफ से कुछ भी आने वाला यहाँ पे नहीं है, और 124 ए के अंदर भले ही सरकार अब नियम कानून या फिर इल्जाम ना लगाए, लेकिन यूएपीए और जो दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं, उसके थ्रू यहाँ पे लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। अब कितना किया जाएगा कितना नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, काफी अच्छा आर्टिकल है, द रोड टू सेफ्टी। द ओनस फॉर डिसिप्लिनिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स lies as much as on the citizens as it does on the government। देखिए, रोड सेफ्टी एक यूनिवर्सल कंसर्न का इशू है। हम सब रोड्स को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चला के करें, बाइक चला के करें, कार चला के करें, पैदल चल के करें। ओके, अब रोड एक्सीडेंट्स अक्सर कर डेली के बेसिस पे हमें होते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो न्यूज में ज्यादा नहीं आते। न्यूज में कौन से रोड एक्सीडेंट्स आते हैं कि कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व, सेलिब्रिटी हिट एंड रन केस है। जैसे रिसेंटली एंड्रू साइमंड साहब, एक बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इंडिया तक खबर आ रही है। जबकि देश के बाहर, इंडिया के अंदर कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बट उनको उतना कवर नहीं किया जाता। कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है तो कवर किया जाता है। अगर आप देखो तो जो मेगा इंडियन सिटीज है, वहां पे हर साल 50,000 एक्सीडेंट होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से लगभग 25% फैटल है, वहां जान जाती है। आधे एक्सीडेंट्स ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, और लगभग 25% एक्सीडेंट्स डेंजरस ड्राइविंग की वजह से होते हैं। प्रॉपर तरीके से आप ड्राइविंग के नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे हो। लगभग आधे लोग जिनकी जान जाती है वो पेडेस्ट्रियंस हैं, वो कारों में नहीं बैठे हैं, साइड में सड़क पे चल रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बस और ट्रकों से टकराने की वजह से, और यहाँ पे बहुत सारे यंग लोगों की जानें जा रही हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स की लॉस की, वो बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पे बात की जाए दिल्ली के कंटेक्स्ट में, देखिए दिल्ली के कंटेक्स्ट में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो दिल्ली में व्हीकल की डेंसिटी है और जो ट्रैफिक की डेंसिटी है वो बहुत इंटेंस है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में रोड डेथ सबसे ज्यादा हुई थी 2009 में। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो रोड डेथ है वो ग्रेजुअली कम हो रही है दिल्ली के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दिल्ली में नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है, रजिस्टर्ड व्हीकल्स, वो बढ़ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है कि दिल्ली पुलिस बहुत हद तक प्रोएक्टिव हो गई है। ब्लैक स्पॉट्स की मॉनिटरिंग करना, ट्रैफिक को कम करना, इन्फोर्समेंट प्रॉपर करना, अगर किसी ने नियम कानून का वॉयलेशन हुआ तो उसको सजा देना, उसकी पर्ची काट देना, चालान काट देना, लेन डिसिप्लिन को फॉलो करना। लेन डिसिप्लिन मतलब, पहले अगर आप देखोगे तो दिल्ली की जो ब्लू लाइन की बसेस होती थी, डीटीसी की बसेस होती थी, वो बस की लेन को छोड़ के किसी भी लेन में घुस जाती थी। अब बसेस ने अगर अपनी बस की लेन को छोड़ के किसी और लेन में घुसी तो उनके ऊपर तगड़ा चालान पड़ता है। जरूरी है ये, क्योंकि पहले बसों वगैरह से टकराने से बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। जो ट्रक वगैरह है उनको दिल्ली के बाहर से निकलने को बोला जाता है, अगर अंदर आओगे तो एनवायरमेंट का आपको फी देना पड़ेगा। तो कुछ अच्छे यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट्स को दिल्ली के अंदर रोक पा रहे हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे बनता है वो ये है कि जो भारत की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके स्किल को टेस्ट करना। इसलिए अगर आप एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस किसी को देते हो तो बेटर ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बैठा के चेक करो कि वो रोड के सिग्नल को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ट्रैफिक रूलों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। एक बेसिक ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लोग स्किल टेस्ट देना नहीं चाहते, उनको लगता है हमें तो इतनी बढ़िया गाड़ी चलानी आती है, हमारा क्या टेस्ट ले रहे हो। आपने देखा होगा कि राज्यों में आपके बिना चाहे पैसे दे के ओवरऑल आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर बन के आ जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, किसी पे उंगली उठाने वाली बात नहीं है।
इन सब चीजों को हटाने की जरूरत है। एक प्रॉपर टेस्ट ट्रैक के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले एक इंडिविजुअल को टेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर एक फ्रेंडली ऑफिशियल उस इंडिविजुअल को डायरेक्शन दे रहा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर एक इंडिविजुअल मान लो टेस्ट देने चला भी गया, तो जिस समय पे ड्राइविंग टेस्ट हो रहा होगा उस समय पे जो उसकी आप कह लो बिहेवियर होगा, और जब वो खुलेआम अपने हिसाब से सड़कों पे गाड़ी चल रहा होगा तब उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत गलत होगा। जब हम नॉर्मल कर देखा बहुत बार सड़कों पे जब गाड़ी चलाते हैं तो लोग बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, किसी भी लोन में घुसड़ रहे हैं, किसी भी तरफ से गाड़ी चला रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर आप देखो तो जो ड्राइविंग टेस्ट लिए जाते हैं ना उसमें 40% लोग फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ड्राइविंग एटिकेट बहुत जरूरी है। आपको कार चलाना आता है ये जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके ड्राइविंग एटिकेट कैसे हैं, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है। मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हो आपको नियम कानून पता है, आप अच्छी गाड़ी चला भी लेते हो, तो भी क्या नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हो? तब भी क्या आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुक रहे हो? तो भी क्या आप स्पीड लिमिट्स को फॉलो कर रहे हो? तो भी क्या आप इस बात को मान रहे हो कि जो लेन सड़क पे चलने वाले लोगों की उसमें आप अपनी गाड़ी ना घुसेड़ो? आप जबरदस्ती लेन को तोड़ के, लेन को क्रॉस करके ओवरटेक करने की कोशिश ना करो, आप पार्किंग रूल्स का उल्लंघन ना करो। ये एटिकेट्स लोगों के अंदर आने जरूरी हैं, और देखा ये गया है कि आते नहीं है। लैब में जब टेस्ट हो रहा होगा, ड्राइविंग टेस्ट हो रहा होगा, जो लोग टेस्ट दे रहे होंगे वो फिर भी वहां पे एटिकेट्स फॉलो कर लेंगे, जब ग्राउंड लेवल पे गाड़ी चलाने पहुंचेंगे तो वो सारे नियम कानून तोड़ देंगे। ये नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते हैं, बस ट्रक, उनके तो स्पेसिफिक टेस्ट होने चाहिए, और कई ड्यूरेशंस में टेस्ट होने चाहिए ताकि उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा सके। प्लस रोड डिजाइन को भी यहाँ पे अमेंड करना जरूरी है। एक और एस्पेक्ट ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे यूजर्स को इनकलकेट करने के लिए, मतलब पेडिस्ट्रियन, सड़क पे चलने वाले लोग हों, कार चलाने वाले लोग हों, बाइक चलाने वाले लोग हों, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स चलाने वाले लोग हों, हर कोई अपनी अपनी लेन में चले। हर कोई के लिए प्रॉपर लेन, प्रॉपर चलने की जो जगह है वो डिफाइंड हो, कोई किसी की भी जगह में घुस रहा हो ऐसा ना हो। कई बार देखा गया कि जो बस की लेन होती है उसमें ऑटो वाले अपना ऑटो खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, कार वाले अपनी कार खड़ी कर देते हैं, लोग वहां पे चलने लगते हैं। इसको रोकने की जरूरत है, प्रोएक्टिव बेसिस पे चालान लगाने की जरूरत है। यहाँ पे पैसेंजर्स के ऊपर कंडीशंस इंपोज करने की जरूरत है, तो ही वो लाइन पाएंगे, नहीं तो जल्दी वो लाइन पाएंगे नहीं। समझ गए बात को? फिर भाई क्या बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रॉपर नियम कानून बनाने हैं। नियम कानून बने भी हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस इन्फोर्समेंट के लिए केवल दिल्ली पुलिस से काम नहीं चलेगा, केवल पुलिस से काम नहीं चलेगा। चाहे वो म्युनिसिपल बॉडी हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इन्हेंसमेंट विंग हो, सबको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इंक्लूड होके ट्रैफिक के नियम कानूनों को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगानी पड़ेगी, ताकि आगे से एक बार किसी के ऊपर 1,000 या 2,000 का चालान मान लो, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा बहुत लाइन पे तो देखो आ ही जाता है। हर जगह पे स्पीडिंग कैमरास को इंस्टॉल करना जरूरी है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए, अगर आपने कुछ भी वॉयलेट किया तुरंत चालान आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपके ऐप पे पहुंच जाएगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी टूल्स को डिप्लॉय करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करना, ये सब यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिल्ली के कंटेक्स्ट में चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रति 1,000 लोगों पे 110 कारें हैं, और जबकि आप नेशनल एवरेज देखोगे तो प्रति 1,000 लोगों पे 25 कारें हैं। तो दिल्ली जैसे इंटेंसली डेंसली पॉपुलेटेड ट्रैफिक वाली जगहों पे हमें प्रॉपर तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ पे एक सर्विस लॉन्च करने की जरूरत है जिसका नाम है मोबिलिटी एज अ सर्विस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इस सारे पब्लिक मोबिलिटी के प्लेटफॉर्म्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ले। तो मान लो दिल्ली के अंदर किसी को ट्रैवल करना है, मान लो कोई छतरपुर में रहता है और उसको छतरपुर से गुड़गांव जाना है। तो छतरपुर से गुड़गांव जाने से पहले वो पर्टिकुलर एक ऐप को खोले, उस ऐप में अपनी शुरू होने की डेस्टिनेशन और जाने की डेस्टिनेशन को डाले, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या मेट्रो के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या बसेस के, क्या ऑटो के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या खुद की कार से ज्यादा जाना सही है, ये सारे के सारे ऑप्शंस उस MAAS में कंपेयर हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगा कि उसको किस प्रकार से अपनी इंटेंडेड दूरी को कवर करना है। समझ गए? मतलब बिहेवियरल चेंज यहाँ पे लाने की जरूरत है, जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकल तरीके से लाना यहाँ पे चाहिए। उससे क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट होगा, लोग अपनी खुद की गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, खुद की गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट यहाँ पे कम होंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यहाँ पे कम होगा, रोड के ऊपर ट्रैफिक भी कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। कुछ ना कुछ आई होप यहाँ पे यूजफुल आपको जानने को मिला हो। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं।
Changing the guard, change of guard. The BJP's course correction in Tripura is evidence of attempts to widen leadership pool. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब को हटा दिया और कुर्सी पर बैठा दिया मनिक साहा को एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो लीडरशिप चेंज है, ये इंडिया का पहला नहीं है। इससे पहले ये आप कह सकते हो छठा लीडरशिप चेंज है। इससे पहले कौन कौन से लीडर्स को बदला है? तो भाई सर्बानंद सोनोवाल साहब थे। आप कह सकते हो इनको आसाम में चीफ मिनिस्टर कुर्सी से हटाया गया, हिमंत बिस्व शर्मा को बैठाया गया। कर्नाटका से बेईस येदियुरप्पा को हटाया गया। कुर्सी पे किसको बैठाया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड से कुर्सी पर हटाया गया। विजय रूपानी को गुजरात से कुर्सी पर से हटाया गया, दूसरा चीफ मिनिस्टर बैठाया गया। इन सब में नए चीफ मिनिस्टर्स कौन बने हैं, ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको पता हो अपनी मेमोरी पे, अब इंटरनेट से ढूंढ के तो हर कोई बता देगा। यहाँ पे त्रिपुरा के बड़े हैं मानिक साहा साहब। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि मानिक साहा साहब बीजेपी में भी रिसेंटली ऊपर उठे हैं। ये एक्चुअली में शुरुआत से बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में संघ परिवार से आए हैं। ये एक्चुअली में पहले कांग्रेस के मेंबर थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से इनको बीजेपी के अंदर काफी सक्सेस मिली है। ठीक है ना? बिप्लब देव को हटाया गया तो साहा को बैठाया गया और साहा को का नाम भी बिप्लब देव ने ही यहाँ पे रिकमेंड किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट त्रिपुरा के में जो एक प्रकार का आप कह लो मोमेंटम सा बन रहा था, उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सेंट्रल कमांड। सीधी सीधी बात है। मिस्टर देव के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो पब्लिक डिसअप्रूवल आ रहा था और बीजेपी की जो इनर पार्टी जो कैडर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दो बीजेपी के जो एमएलए थे त्रिपुरा से, उन्होंने ओवरऑल पार्टी छोड़ दिया और जाके ज्वाइन क्या कर लिया, कांग्रेस। एक है सुदीप रॉय बर्मन साहब, एक है आशीष कुमार साहा। इन्होंने फरवरी 2022 में बीजेपी छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी त्रिपुरा के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ पॉलिटिकल डिसेंशंस चल रहे थे। इनको अर्जेंट बेसिस पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, इसलिए बिप्लब देव को कुर्सी से हटाया गया और मानिक साहा को कुर्सी पर बैठाया गया। लेकिन मानिक साहा के लिए भी चीजों को संभालना इतना आसान नहीं है। अभी भी राज्य के सामने और बीजेपी के नए सीएम के सामने बड़ी ही प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। केवल नए 9 महीने बचे हैं असेंबली इलेक्शंस में। बीजेपी की इनर पार्टी का रीअसेसमेंट करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, करेक्शंस को प्रोसेस करना, ये मानिक साहा को अर्जेंट बेसिस में 9 महीनों के अंदर करना पड़ेगा अगर बीजेपी को फिर से त्रिपुरा जीतना है। 2018 में अगर आप देखो तो त्रिपुरा को लेफ्ट रूल से छीना था बीजेपी ने। अब बीजेपी एक्सफोर्ड नहीं कर सकता कि नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा से बीजेपी हार जाए। क्योंकि त्रिपुरा से हार गया तो बाकी स्टेटों से भी हार सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, एक और चीज में बीजेपी की स्ट्रेटजी में चेंज बताया जा रहा है। पहले क्या होता था कि ऐसा देखा जाता था कि बीजेपी के अंदर उन्हीं मेंबर्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता था जो कि संघ परिवार के थ्रू होके आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मानिक साहा कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस से छोड़ के जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इंपॉर्टेंट पोस्टें यहाँ पे दी जा रही। जैसे हिमंत बिस्व शर्मा, ये भाई आप कह सकते हो कि कांग्रेस छोड़ के आए हैं। शुभेंदु अधिकारी काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल में, ये तृणमूल कांग्रेस छोड़ के आए हैं। सिमिलरली मनिक शाह, ये पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी की तरफ आए। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदुत्व आप कह लो संघ परिवार से लोग आते हैं केवल उन्हीं को बीजेपी मौका दे रहा है इंपॉर्टेंट पोस्टों पे। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी आ रहे हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, ग्राउंड लेवल पे चीजें कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उनको भी यहाँ पे बीजेपी की तरफ मौका दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी को लेकर न्यूज थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली न्यूज, फ्यूल टू फायर। द फोकस्ड मस्ट बी ऑन रशिया एंडिंग द वॉर एंड नॉट ऑन एक्सपेंडिंग नाटो। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। जो सबसे बड़ा टारगेट था रशिया का वो ये था कि भाई नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए इसके फर्दर नेबरहुड में। यहाँ पे शुरू से रशिया बोल रहा है कि अगर नाटो का एक्सपेंशन तुम हमारे नेबरहुड में करोगे तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, और यूक्रेन कहीं ना कहीं यही कर रहा था, इसलिए यहाँ पे रशिया ने अटैक कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अब रशिया की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नजर आ नहीं रही है। व्लादिमीर पुतिन के लिए एक तगड़ा झटका लगा है जब रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, और इनफैक्ट जो स्वीडन के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे विदाउट डिले। इनफैक्ट फिनलैंड ने तो ये अनाउंस कर दिया, स्वीडन ने अब तक ओपनली अनाउंस नहीं किया। अब ये एक बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। रशिया की तरफ से रिस्पांस आया कि हमारा मिलिट्री और टेक्निकल रिस्पांस आएगा अगर ये कंट्रीज नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करती हैं। तो अगर आप स्वीडन देखो तो स्वीडन पिछले 200 साल से किस मिलिट्री अलायंसेस से बाहर है। और स्वीडन और फिनलैंड का अगर आप नक्शा देखोगे तो फिनलैंड का तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर लगता है। ये फिनलैंड है, इधर आपका रशिया है। और रशिया का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। वो
कुछ 200 से कम किलोमीटर की दूरी पे है फिनलैंड बॉर्डर से। तो कल की डेट में अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बन जाता है, तो नाटो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर है कल्चरली, हिस्टोरिकली, रशिया का मॉस्को के बाद, सेंट पीटर्सबर्ग, उस पर तुरंत अटैक कर सकता है, क्योंकि बहुत पास आ जाएगा नाटो सेंट पीटर्सबर्ग के। तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का टारगेट था नाटो को कमजोर करना, लेकिन नाटो तो यहाँ पे और स्ट्रांग होता नजर आ रहा है अगर फिनलैंड और स्वीडन कैसे ना कैसे करके नाटो ज्वाइन कर लेते हैं तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड और रशिया के बीच में पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। रशिया जो कि उस समय पे था अर्स्टवाइल यूएसएसआर, तो यूएसएसआर के स्टालिन ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर? फिनलैंड के ऊपर। कब? 1939 में, ज्यादा टेरिटरीज के लिए। और लगभग 9 से 10% टेरिटरी फिनलैंड की इन्होंने कब्जा भी ली थी। मॉस्को पीस ट्रीटी साइन की गई, जंग रोक दी गई, लेकिन तब तक 9 से 10% जो टेरिटरी थी फिनलैंड की, वो किसके पास आ गई? वो यूएसएसआर के पास आ गई। उसके बाद आप देखोगे कि फिनलैंड ने जर्मन नाजीज के साथ मिलकर फिर से यूएसएसआर पे अटैक किया, लेकिन आपको पता ही है कि नाजीज यूएसएसआर से हार गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, पीस स्टैब्लिश हो गया। फिनलैंड और रशिया के बीच में 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर आ गया। यूएसएसआर था उस समय पे, आज की डेट में रशिया है। 10% से लेकर 9% का इलाका फिनलैंड का किसके पास चला गया? यूएसएसआर के पास चला गया, जो कि आज रशिया के पास है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि चीजें सॉर्ट आउट है, ठीक है ना। फिनलैंड और स्वीडन नाटो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, हालांकि वो बहुत सारे दूसरे बायलेटरल, आप कह लो मिलिट्री एग्रीमेंट्स में हैं, नाटो के साथ अक्सर कर बैठ के बातचीत भी करते हैं, लेकिन ओपनली ये नहीं देखा गया कि भैया फिनलैंड और स्वीडन बहुत ज्यादा नाटो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, यूक्रेन और ग्रीस के रिस्पेक्ट में हम अक्सर का न्यूज सुनते रहते थे कि भाई ये नाटो ज्वाइन कर लेंगे, और यूक्रेन का ये जो नाटो ज्वाइन करने वाला एजेंडा था, ये पड़ गया यूक्रेन को भारी। यहाँ पे अटैक हो गया रशिया का। अब इस अटैक के बाद टेक्निकली देखा जाए तो लोग सोचेंगे कि यार फिनलैंड क्यों बोल रहे हैं नाटो ज्वाइन करने को। अब देखिए, रशिया के लिए इस समय पे फिनलैंड पर अटैक करना मुश्किल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी रशिया एग्जॉस्ट हो चुका है, काफी फोर्सेस को नुकसान बैठ चुका है, रशिया वैसे भी अपने गेंस को कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऐसे समय पे फिनलैंड ये बोले कि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, तो फिनलैंड ट्रबल को इनवाइट कर रहा है। फिनलैंड रशिया को मजबूर कर रहा है अटैक करने के लिए। और फिनलैंड को यह भी पता है कि नाटो ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब जब तक ओवरऑल अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक फिनलैंड नाटो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और ऑलरेडी टर्की यहाँ पे अपना अपोजिशन दिखा चुका है। टर्की ओपनली बोल चुका है कि भाई हम नहीं चाहते कि नॉर्डिक कंट्रीज नाटो ज्वाइन करें। यूएस यूके तो चाहते हैं, लेकिन जर्मनी फ्रांस थोड़े चुप है, ज्यादा ओपनली बोल नहीं रहे। हंगरी के रशिया के साथ अच्छे टाइज हैं, तो रशियन ऑयल का यूरोप में इंपोर्ट ना बैन हो जाए, इसके लिए हंगरी पहले ही अगेंस्ट बोल चुका है। और हंगरी भी ये नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो ज्वाइन करे। तो फिनलैंड को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो अगर ये बोल देते हैं कि हमें नाटो ज्वाइन कर लेना है, तो तब तक वो नाटो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे जब तक 30 की 30 कंट्रीज की पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती। तो ऐसे समय पे जब फिनलैंड को ये पता है, स्वीडन को ये पता है कि वो नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो भी उनको जल्दी मेंबरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे समय पे रशिया की आयर झेलने का क्या मतलब है? रशिया को और उकसाने का क्या मतलब है? ये तो कोई सेंसिबल डिसीजन लग ही नहीं रहा फिनलैंड की तरफ से। फिनलैंड एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है, एडवांस कंट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उनके बहुत हाई हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, वेलफेयर मेजर्स पे ध्यान देते हैं, लोग वहां पे काफी खुश हैं। तो ऐसे खुशी के समय पे नाटो को ज्वाइन करने का डिसीजन लेना, जब वो जानते हैं कि नाटो जल्दी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, रशिया का गुस्सा अपनी तरफ खींचना, रशिया ये बोल चुका है कि हम मिलिट्री और टेक्निकल रिटेलिएशन देंगे। ये देखिए, एक कह सकते हैं ना कि इंटेलिजेंट स्टेप नहीं नजर आ रहा। ये अलग बात है कि यूके और यूएस ओपनली बोल चुके हैं कि कल की डेट में हम लड़ाई होती है तो हम ओपनली यहाँ पे आपके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन जैसा कि हमने यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन में ना यूएस ने और ना ही यूके में अपनी फोर्सेस किसी ने नहीं भेजी लड़ने के लिए, तो क्या गारंटी कि फिनलैंड में अपनी फोर्सेस भेजेगा यूएस या यूके? हथियार भले ही भेज दे। तो ऐसे केसेस में टेक्निकली देखा जाए तो फिनलैंड और स्वीडन को शांत रहना चाहिए। नाटो को ज्वाइन करने वाले स्टेटमेंट्स देना उनके लिए सेल्फ बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, पर पता नहीं क्यों उनके लीडर्स यहाँ पे ओपनली बोल रहे हैं कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। तो ये पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल पीस की सिचुएशन है वो काफी हिली हुई है। रशिया और नाटो का जो ये रशिया जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ क्राइसिस। कभी भी किसी भी पार्टी ने अगर किसी दूसरी, जैसे मान लो रशिया ने नाटो के एसेट पे अटैक कर दिया, या नाटो ने रशिया किसी अटैक एसेट पे अटैक कर दिया, तो उस केस में अटैक और जो आप कह सकते हो एग्रेशन है, वो एक लिमिट के बाहर जा सकता है। 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से अब तक का इंटरनेशनल फील्ड में ये सबसे ट्रिकी और आप कह सकते हो कि सेंसिटिव मूवमेंट चल रहा है। अभी ऐसे मूवमेंट में
फिनलैंड का ये बोलना कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे एक इंटेलिजेंट डिसीजन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जरूरत क्या है कि रशिया तुरंत वॉर को रोक दे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाए, लेकिन देखिए अब रशिया की भी ईगो पे बात आ चुकी है। रशिया नाटो का एक्सपेंशन नहीं चाहता, और नाटो का एक्सपेंशन यहाँ पे होगा तो रशिया इन्वॉल्व होगा क्राइसिस के अंदर। तो रोकने की जरूरत है, दोनों तरफ से रीस्ट्रेन लाने की जरूरत है। ये तो तय है कि यूक्रेन पे जो टेरिटरी कब्जाई है रशिया ने, चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे वो डोनेट्स का रीजन हो, बहुत हद तक ओडेसा का रीजन है, क्रीमिया तो खैर 2014 से ही रशिया के पास है, ये इलाके तो रशिया छोड़ने वाला नहीं, किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं। बाकी जगहों पे भले रशिया एक बार को यूक्रेन में जंग बंद कर दे, लेकिन फिनलैंड अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो रशिया को मजबूरी में फिनलैंड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। वो अटैक किस प्रकार से होगा वो तो भाई देखो समय ही बताएगा, क्योंकि रशिया की जो फोर्सेज है वो काफी ओवरबर्डन्ड है। तो कहीं कोई केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक ना हो जाए, इस बात का भी डर है। तो वो तो टाइम आने पे पता चलेगा, लेकिन इस समय पे बुद्धि यही बोलती है, इंटेलिजेंस और लॉजिक यही बोलता है कि रशिया को और उकसाना सही नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड अगर आगे आने वाले समय में नाटो की फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये उकसाने के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। आई होप आपको मजा आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन और सुपर थैंक्स दबा के जाए दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे। गुड